हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, ठीक है, और नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने खूब सारी बातें की, लाइट की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बातें की, और उसमें हमने मिरर और लेंसेज देखे। मिरर जब रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो मिरर काम आते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो लेंस हमारे पास काम आते हैं। उसमें भी हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज थे, स्फेरिकल सरफेस थी, और हमने प्रिज्म देखा, इंस्ट्रूमेंट देखे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से दूर की चीज़ों को देखने में या फिर बहुत छोटी चीज़ों को देखने में काम आएंगी। और हमने डिफेक्ट और विजन के बारे में भी बात की कि हमें देखने में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे जिसे हम देख रहे हैं, जैसे चीज़ों को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा विजन क्लियर हो सकता है अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है। चलिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात थी जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी की बात की, लाइट की, ठीक है, लाइट की बात कर रहे थे। और एक नया चैप्टर आएगा जिसमें हम लाइट की वेव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें वेव प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे, आएगा वो भी, ये चैप्टर एक दिन तो आना ही है, ठीक है। और अब हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने आप में एक अलग चैप्टर है, उसका किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हम ऐसा कह सकते हैं पार्ट है। एक पूरा जो 12th में है सबसे मेजर पोर्शन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें 5-6 चैप्टर हमारे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, और फिर फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सारे चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास आएंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, और ये बड़ा पोर्शन है जैसा मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी पूछी जाती है, तो 12th के लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हमारे हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हो जाता है क्योंकि मेजर पोर्शन आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, और 11th के कंपैरिजन में 12th हमारी ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि ज़्यादा पोर्शन ये कवर करती है, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मान सकते हैं आप 60-40 का रेशियो लगभग ये रहता है। 12th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। 12th हमारी ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। एक तरह से मैं संधि विच्छेद इसका कर रहा हूं, संधि विच्छेद तो समझा होगा आपने, ठीक है। इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो नाम तो सुना ही होगा, स्पाइडरमैन मूवी में वो उसमें से बहुत अत्यधिक चार्ज फ्लो हो जाता है तो वो इलेक्ट्रो बन जाता है, वो स्पाइडरमैन से बदला लेने की कोशिश करता है। देखी होगी आपने ये मूवी, ठीक है। इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो शब्द का जो मतलब है वो इलेक्ट्रॉन से है, और इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो चार्ज से है, ठीक है, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रो शब्द का जो मतलब है वो चार्ज है, और स्टैटिक जो शब्द है उसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट की जो पोजीशन है वो हमारे पास चार्ज के पास होगी, यानी कि अगर पूरा मतलब निकाला जाए तो चार्ज एट रेस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्या क्या वो अपने आसपास इफेक्ट कर सकता है, चीज़ों को किस तरह से इफेक्ट करेगा या खुद एक्सपीरियंस करेगा, बाहर की चीज़ें, ठीक है, क्या चीज़ें उस चार्ज को इफेक्ट करेगी, उन सब इफेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चार्ज क्या होना चाहिए, स्टैटिक पोजीशन में, यानी कि रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। चार्ज चलेगा तो उसकी भी बातें हम करेंगे, उसके बारे में अलग चैप्टर है, उनमें अलग चैप्टर में हम बात करेंगे जब चार्ज मूव करेगा। अभी हमारा इस चैप्टर में जो चार्ज है वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। चार्ज रेस्ट में रहेगा और क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या क्या प्रभाव दिखा सकता है अपने आसपास, उन सब की बातें हम करेंगे डिटेल में यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ चार्ज चार्ज चार्ज, बहुत देर से मैं चार्ज चार्ज बोल रहा हूँ, तो पहले हमें चार्ज को समझना पड़ेगा, फिर उसके स्टैटिक पोजीशन को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि स्टैटिक पोजीशन में है तो क्या क्या ये कर सकता है, वो तो बाद की बात है। पहले हमें समझना होगा इस छोटी सी टर्म को, चार्ज को। नाम तो हमने सुना ही है बहुत बार, चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है। बिजली कड़कती है तो ऊपर से चार्ज नीचे फ्लो होता है, आसमान से धरती में फ्लो हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है तो उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा कहते हैं हम डेली लाइफ में, ये शब्द बहुत यूज़ करते हैं। तो इसको समझते हैं कि चार्ज क्या है।
हम कहते हैं कि हम खाना खा लेते हैं, हम चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने का क्या मतलब है, ठीक है, बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, चार्ज होने का क्या मतलब है, ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। हालांकि खाना खाने और चार्ज होने का ये एक तरह से मुहावरे टाइप है, ठीक है। बैटरी जिस तरीके से चार्ज होती है उस तरीके से हम भी बोलते हैं चार्ज हो रही है बैटरी, मतलब उसमें एनर्जी जो है आ रही है, ऐसा रिलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। हालांकि हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर चार्ज फ्लो होने लगता है, ऐसा नहीं, वो मुहावरा है, एक तरीके से कहने की बात है। तो बैटरी जब चार्ज होती है तो उसमें एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, और एनर्जी उसमें भरती है। बातें करेंगे, ये सब बातें करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, सभी बातें हमें करनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। चलिए देखो डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, हर मैटर की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस बाय विच it experience and produce electric and magnetic field, ठीक है। देखो ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, बिना मैटर के, बिना मास के ये होगी नहीं। किसी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो सकता है, ठीक है। और ये चार्ज क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें करता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अब ये पढ़ेंगे आगे चल के हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटेड है विद दिस चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज होगा तो ये दोनों काम कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। और एक तरह से हम चार्ज बॉडी उसको कहेंगे, चार्ज्ड बॉडी, हम ऐसा कह सकते हैं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड deficiency of electrons, ठीक है। चार्ज बॉडी उसको कहेंगे जिसमें या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, तो वो चार्ज अपने आप हो जाएगी। इस हिसाब से चार्ज बॉडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। चार्ज हमारे पास दो तरीके का हो सकता है। टाइप ऑफ चार्ज की क्या बात करें, टाइप ऑफ चार्ज दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक तो हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और एक हमारे पास होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और जो प्रोटॉन है हमारे पास, प्रोटॉन वो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है बात? तो दो तरह के चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, पर एक लाइन हमने यहां पर लिखी है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो वास्तव में क्या होता है कि किसी भी मैटर के अंदर से प्रोटॉन को निकाल पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नामुमकिन तो आज की दुनिया में कुछ नहीं रहा, पर बहुत मुश्किल होता है। यानी कि प्रोटॉन निकालना है, ठीक है, या प्रोटॉन देना है, तो ऑब्वियस बात है प्रोटॉन होने तो चाहिए हमारे पास। और प्रोटॉन कहाँ से होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर से निकालना प्रोटॉन को, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा काम हम नहीं करते, मुश्किल काम नहीं करते, हम आसान काम करते हैं। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को देना ज़्यादा आसान है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा आसान है। अब किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, किसी बॉडी से निकाल कर हमने किसी को दे दिए। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो सपोज करो हमारे पास एक कोई बॉडी है, हमने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी कि n टाइप्स इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। एक इलेक्ट्रॉन, मान लिया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो n इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल लिए। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और दूसरी बॉडी को हमने वो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दूसरी बॉडी को वो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई और यहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज बॉडीज बनाई जाती है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। चार्ज बॉडी कैसे बनाई जाएगी? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे चार्ज बॉडी के पास। अगर उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, अगर उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम कहें कि उसके पास प्रोटॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल बॉडी होगी। समझ रहे हो बात? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमारे पास ये हो गया डिफिशियंसी ऑफ डी, ठीक है, डिफिशियंसी नहीं, डिफिशियंसी क्यों लिख रहा हूं मैं, एक्सेस हो गया ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए हमारे पास। इलेक्ट्रॉन का ही क्यों कर रहे हैं, मेरे बात आपको समझाई, क्योंकि प्रोटॉन ही निकालना ही बहुत मुश्किल है कि इस मैटर से प्रोटॉन निकाल के आप इसको दे दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ही समझो, ठीक है। तो हम जो चार्ज है जिसको हम कह रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसको निकाल कर यहाँ दे रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास हो गई, ठीक है। अगर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है तो हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल बॉडी हमारे पास होगी। तो तीन तरह की बॉडीज हो सकती है हमारे पास, टाइप ऑफ बॉडीज हमारे पास तीन तरह की हो सकती हैं, टाइप ऑफ बॉडीज, ठीक है। टाइप ऑफ बॉडीज क्या क्या हो सकती है हमारे पास? एक तो न्यूट्रल हो सकती है, न्यूट्रल, और एक मास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो सकती है। तो ये बॉडीज अलग अलग हो सकती है। चार्ज तो दो ही टाइप के हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको कह रहे हैं? जिस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और नेगेटिवली चार्ज हमारे पास किसको कह रहे हैं? जिस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के पास है। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, ठीक है, उस बॉडी के अंदर। तो हम ऐसा कहेंगे इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तो ऑब्वियस बात है कम हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन बढ़ गए हैं, इसके अंदर क्या हो गया है? प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, क्योंकि इस पर और इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं जो चार्ज के बारे में हमें जाननी है। क्या क्या बातें हमने सीखी? एक तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। दूसरा हमने कहा कि बॉडी, चार्ज बॉडी किसको कहेंगे, या फिर चार्ज बॉडी किसको कहेंगे? हाँ, चार्ज बॉडी कहेंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो उसको चार्ज बॉडी कहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है।
चार्ज अब हमारे पास कितने टाइप के हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है हमारे पास वो प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जल्दी से नोट करें, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये तो बात हुई टाइप ऑफ चार्ज की। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, यूनिट क्या है हमारे पास इसकी। तो ये हटा देते हैं हम, है ना, और बातें हम देखते हैं। और बातें लिखो उसी में, नीचे आपके पास पेज होगा, बड़ा होगा। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास होती है कूलॉम। ठीक है, कूलॉम होती है C, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और क्या बात है हमारे पास? हाँ, ये बात हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब चार्ज को डायरेक्टली एड किया जा सकता है। ठीक है, जोड़ा और घटाया जा सकता है डायरेक्टली, इसकी स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। ठीक है, और हमने एक और चीज देखी, चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, चार्ज कैन बी ट्रांसफर। फिर अगली बात आती है चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में। ऐसा हम कहते थे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट, या फिर कैन नॉट बी क्रिएटेड, सी थोड़ा दूर हो गया, क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप देख सकते हैं चार्ज का यहां पर ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर, तो हमने जितना चार्ज यहां से लिया था इसको दे दिया। अब इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया जाए तो हम कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें जो टोटल चार्ज पहले था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले थे अभी भी उतने ही हैं। ठीक है, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है, बस यहाँ कमी हो गई है, यहाँ बढ़ गए हैं। ठीक है, इतना हुआ है, ट्रांसफर तो हो ही सकता है, लेकिन टोटल हम कहेंगे वो हमारे पास सेम रहेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज या फिर कहें टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। समझें इस बात को, ये इसी से लिया गया है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। ये हमारे पास चार्ज बॉडीज हमने ले ली। ठीक है, वही बात हम कर रहे हैं और इसको हमने एक सिस्टम बना दिया। ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जिसका कोई लेना देना किसी से नहीं है। ऐसा नहीं कि बाहर से हमने कोई चार्ज दे दिया, ठीक है, और बाहर निकाल दिया चार्ज। भाई एक पूरा यूनिवर्स ले लो, एक सिस्टम। ठीक है, उस पूरे यूनिवर्स में आपके पास चार्ज इधर से उधर जा रहा होगा, पर टोटल चार्ज जितना है उतना ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने इसको इधर से इधर चार्ज दिया है, n इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पर प्लस n इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे और यहाँ पर प्लस लिखना थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके चार्ज की अगर बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कम हो गए, इतने कम हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, प्लस Ne चार्ज आ गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इतना नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ गए बात? तो इतना नेगेटिव चार्ज आया है और इतना पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि टोटल चार्ज जो है हमारे पास है वो अभी भी क्या है यहाँ पर,
ठीक है। टोटल चार्ज जो है, जो ट्रांसफर हमने किया है वो अभी भी क्या है, 0 है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ मान रहे थे कि हमारे पास जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव भी हैं, ठीक है, उतने ही नेगेटिव भी हैं। बस यहाँ से यहाँ किया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या अपने आप हमको ज़्यादा दिखाई देने लग गई। ज़्यादा इसलिए दिखाई देने लग गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। अब हम कहें कि मान लो सपोज करो इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, इसके पास भी 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन थे। मान लो सपोज करो इसके पास से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए गए। अब इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसके 50 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, क्योंकि 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन तो मान लो कि एक दूसरे का टोटल मिलाकर 0 कर देते हैं और 50 प्रोटॉन हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर दिखाई देता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस पर हमें 150 इलेक्ट्रॉन, 150 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 50 ज़्यादा है, तो इसके पास चार्ज जो है वो 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव में -50 ई चार्ज है इसके पास। समझ गए होंगे बात? अब तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। पर जो ट्रांसफर हो गया इस पे कमी हो गई, इस पे ज़्यादा हो गया, पर टोटल चार्ज तो हम कहेंगे अभी भी कितना है, 0 ही है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, पर हमें पता है कि टोटल चार्ज तो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहेगा। चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा बनाया नहीं जा सकता और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चार्ज कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमें चार्ज तो कंजर्व करना ही होगा, ठीक। फिर हमारे पास आता है इस बात को हम थोड़ा सा यार इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरफ। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे जो छोटा चार्ज है, जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सवा इलेक्ट्रॉन, इस तरह की टर्म्स पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का आधा इलेक्ट्रॉन से छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो बात? तो होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो और आधा इलेक्ट्रॉन और ले लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, यानी कि इंटीजर में ही होंगे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 होंगे, 1100 होंगे, 11,000 होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आधा इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और हमने कहा कूलम में ये यूनिट होती है। तो कूलम में अगर ये चार्ज देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात कर रहे हैं तो ई माइनस हम इसको लिखते हैं, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिखते हैं। माइनस किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये तो हमने क्या लिखा है कि इतना चार्ज होगा और नेगेटिव में होगा, बात ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा और वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो पूरी बात यहाँ पर लिखनी है, ये नेचर है चार्ज का और ये अमाउंट है चार्ज का, ठीक है। डायरेक्शन नहीं होती है, माइनस का मतलब यहाँ डायरेक्शन नहीं है, नेचर है। माइनस प्लस का मतलब क्या है, नेचर है। जैसे हमने 2 नेचर के चार्ज पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर पास कहीं पे ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन का के ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा। अब ऐसा कहो कि अभी हमने क्या किया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए,
तो इसका मतलब है हमने जो भी टोटल चार्ज ट्रांसफर किया है, आप ये टोटल चार्ज निकालना चाहेंगे, ठीक है, ये Q इज इक्वल्स टू निकालना चाहेंगे, तो आपके पास जब भी टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E के बराबर होगा, ठीक है। और n हम कह रहे हैं कि n जो है हमारे पास 1 2 3 4 हमेशा इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो इस बात को हम पूरा लिखें कि चार्ज, या फिर हम कहते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी को क्या कह रहे हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को हम कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो टोटल चार्ज जो है वो इस इकाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इकाई मतलब जिसको हम कहते हैं सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। जैसे हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे लिए जो दीवार बनी है वो एक एक ईंट से मिलकर बनी है, तो ईंट को हम एक इकाई मान लें और ये मान लें कि उन ईंट को जोड़ते जाओगे तो आपके पास दीवार बनेगी, और कितनी नंबर ऑफ ईंट्स आपने जोड़ी उस हिसाब से टोटल दीवार बनेगी। एक ईंट जो है आपकी एक इकाई है और उससे छोटी इकाई पॉसिबल नहीं है, ऐसा अगर हम माने तो, ठीक है। हालांकि वो तो थ्योरेटिकल बात हुई, समझाने के हिसाब से बात की गई। यहाँ पर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन से छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को काट दें, आधा कर दें, ठीक है, 1/4 कर दें, 3/4 कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी लेने होंगे आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लेने होंगे, और इस तरीके से आप अपना चार्ज बढ़ाएंगे और टोटल चार्ज कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी चार्ज की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये बातें हमने की, और भी बातें हैं अभी चार्ज के बारे में, चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज को हमें जानना जरूरी है, ठीक है। पहले आप ये नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अभी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा मैंने कहा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि चार्ज जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हमको बता रहा है किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास तो है ही, तो जब हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ मास भी ट्रांसफर हो रहा है, या फिर बिना मास के हम कह सकते हैं कि चार्ज की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं चार्ज इज ऑलवेज associated with mass, ठीक है। when charge is transferred mass also transfer, ठीक है। जब चार्ज को भी ट्रांसफर करते हैं तो मास भी ट्रांसफर हमारे पास होता है। जैसा हम इन 2 बॉडीज की बात कर रहे हैं, हमने इधर से इधर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, ठीक है, तो हमें पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बातें तो हमको पता है, ठीक है, ये बातें तो अभी कर ली हमने। तो इस तरह से होगा। अब मास के बारे में बात करें तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मास कम हो जाएगा। सपोज करो इसका मास हमारे पास m1 था, इसका मास हमारे पास m2 था, तो हम कहेंगे m1 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हमने ट्रांसफर कर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास m1 डैश हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। m2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इसके पास आ गए इतना मास इसका बढ़ जाएगा, तो ये m2 डैश हो जाएगा। तो एक का मास हमारे पास इतना घट जाएगा, दूसरे का मास इतना बढ़ जाएगा। तो चार्ज जब हम ट्रांसफर करेंगे तो मास का भी ट्रांसफर वहां पर होगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो मास का भी ट्रांसफर हम कह सकते हैं कि मास का ट्रांसफर भी होगा, तो इसका मास तो घटेगा, इसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात हम करेंगे। अगली बात हमारे पास है कि चार्ज जो है, ठीक है, 2 टाइप के हैं,
और उनके भी बहुत खास प्रॉपर्टी है। वो खास प्रॉपर्टी क्या है, देखें, लाइक चार्जेस repels each other and unlike charges attracts, ठीक है, each other। तो लाइक चार्जेस का मतलब है कि दो सेम तरह के चार्ज, अगर दो सेम तरह के चार्ज आप लेंगे, सपोज करो आपने ले लिया ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज आपने ले लिया, ठीक है, तो सेम टाइप के चार्जेस आपके पास अगर हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, धक्का मुक्की करेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे को धक्का ये मारेंगे अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं, ठीक। अगर हमारे पास अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है, इस तरह के प्लस माइनस, तो फिर ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो लाइक चार्जेस यानी सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस जो कि अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, और भी बातें हैं, जैसे हमने यहाँ पर की, एक ये भी बात लिख लेते हैं हम, ठीक है, हालांकि पूरे चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही। स्टैटिक चार्ज जो हमारे पास है, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, लिखे बात, अगर आपके पास जो चार्ज है, ठीक है, स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज, ठीक है, दूसरा मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चार्ज, और हमारे पास हो सकता है एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है, तीन चीजें हो सकती हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा इधर खिसका देते हैं, इस चैप्टर में हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जो चार्ज है वो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लिख लें, एक बार तो पूरा लिख ही लें ताकि नाम याद हो जाए, फिर हालांकि चैप्टर में आगे इतने ज़्यादा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आप EF को अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहने लग जाओगे, ठीक है। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। और एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो हमारे पास प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद EM वेव्स, ठीक है, EM वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ गए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस हैं हमारे पास, एक तो सिर्फ स्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब हमारे पास वास्तव में आएगा तब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक्सेलरेटिंग चार्ज की भी बात करेंगे जब हम EM वेव के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है चीज़ें जो आपको एक चार्ज के बारे में जाननी ज़रूरी थी, ठीक है, सारी की सारी बातें नोट करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये पूरी कहानी थी चार्ज के बारे में, चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने यहाँ पर मटेरियल्स को दो तरीके से डिवाइड किया है, एक तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, जो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स किसको कह रहे हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। ठीक,
देखें, छोटी छोटी मोटी मोटी बात है, ध्यान से देख लें हम। क्या बात है, कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा कहते हैं कि वो मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड एंड फ्री टू मूव इनसाइड द बॉडी। ऑब्वियसली बात है, बॉडी के इनसाइड ही मूव करेंगे, ऐसा तो नहीं कि चल के बाहर आ जाएंगे फिर कभी कूद के अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ही मूव करेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे, ठीक है। लूजली बॉन्डेड है बहुत, और बाहर नहीं आएंगे ऐसा, ठीक है, बाहर नहीं आएंगे, इनसाइड द बॉडी रहेंगे, मूव करते रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम। मेटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एंड फ्री टू मूव इनसाइड द बॉडी, ठीक है, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसा कह सकते हैं हम। दीज मटेरियल्स आर कंडक्टर्स, ठीक है, इनको हम कंडक्टर्स कहेंगे, ठीक है। उसका अपोजिट इंसुलेटर्स क्या है हमारे पास, मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर strongly bonded and not free to move, ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम कहेंगे कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है, इनको हम इंसुलेटर्स कहेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, कॉपर हो गया हमारा, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब कंडक्टर हैं, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं मेटल्स, ठीक है। तो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स भी ऐसा ही कहते हैं, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे होंगे। इंसुलेटर्स हमारे पास क्या है, जैसे वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जो मटेरियल है, ठीक है, नॉन मेटल्स ये इंसुलेटर्स हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये इंसुलेटर्स है मेनली हमारे पास। तो दो तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है कंडक्टर और इंसुलेटर में मटेरियल को। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं और इंसुलेटर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ऐसे रैंडम मोशन नहीं कर रहे होंगे, बॉन्डेड होंगे, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। यहाँ पर लूजली बॉन्डेड होंगे, इसलिए इधर से उधर मेटल के अंदर भाग रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में काम आएंगे, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, डू नॉट कंडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। जैसे हमने एक तो यहाँ पर देखा, एक तरीका तो हमने पहले ही देख लिया था कि किसी से हम चार्ज को निकालें और किसी को दे दें, ठीक है। तो ये तो ट्रांसफर हो गया एक तरह से चार्ज का, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स हैं चार्जिंग की, उनकी बात हम करेंगे जो मेनली हमारे पास है। मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेनली जो हमारे पास दिए गए हैं एनसीईआरटी में है उनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला जो है हमारे पास मेथड वो हमारे पास होता है, ठीक है, देखें फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किस तरह से चार्ज कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को, फ्रिक्शन, ठीक है। अब आपने ऐसा किया होगा, देखा होगा, ठीक है, जैसे हम कंघी को रगड़ते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर गुब्बारे को ऐसे रगड़ के दीवार पे चिपका देते हैं, चिपक जाता है, ठीक है। कैसे चिपका, जादू हो गया क्या ये? नहीं, ठीक है, वो चार्ज हो जाता है गुब्बारा, ठीक है, जिस सरफेस से उसको रगड़ते हैं उन दोनों पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक पे प्लस चार्ज तो एक पर माइनस चार्ज आता है। वैसे ही हमारे पास ऐसे घिसते हैं, ठीक है, तो कंघे पर कुछ चार्ज आता है और हमारे
जो बालों पर है उस पर कुछ चार्ज आता है। तो जब हम उसको पास ले जाते हैं कागज़ के, हमें बालों के पास ले जाओ वापस से, तो वो उससे चिपकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा देखा होगा कि सर्दियों में जनरली हम कंबल यूज़ करते हैं तो वो उसमें से भी चिंगारियाँ सी आती है। तो इसका मतलब है बार बार घिसने की वजह से उस वूलन के सरफेस पर जो है चार्ज डेवलप हो जाता है, और चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो वही बार बार आवाज़ करता है, उसी की वजह से वो चिंगारियाँ होती हैं। तो बॉडीज़ घिस कर चार्ज एक दूसरे के ऊपर ले आती हैं। घिसने से क्या होता है भाई, थोड़ी सी हीट तो जनरेट होगी, घिसने से थोड़ी हीट जनरेट होती है, और थोड़ी हीट जनरेट होने से चार्ज जो है वो हमारे पास उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, हीट की वजह से थोड़ा सा चार्ज आ जाता है। तो फ्रिक्शन उसका रीजन है कि फ्रिक्शन क्या करता है, हालांकि फ्रिक्शन तो नहीं कहना चाहिए, फ्रिक्शन और फिर उसका जो भी रीजन है वो हीट कहनी चाहिए, ठीक है, पर हम मान रहे हैं कि हमको तो दिखाई फ्रिक्शन ही दे रहा है, तो हमने घिसा और हमारे पास चार्ज का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज, ठीक है। चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जैसे हम यहां पर कहें, अगर हमारे पास एक ग्लास रोड है, ठीक है, ग्लास रोड को आप सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, तो आपके पास इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। जब आप ग्लास रोड को रगड़ेंगे तो ग्लास रोड पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पर आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा घिसने की वजह से, ठीक है। तो ये एक मेथड है फ्रिक्शन जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और भी एग्जांपल है जिन्हें आप याद कर सकते हैं, ठीक है, याद ही करने होंगे। दूसरा है हमारे पास, जैसे हमारे पास कॉम है, तो हमारे पास जो हेयर है, ठीक है, हेयर पर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कॉम पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ग्लास रोड अगर हम ले रहे हैं तो उस पर तो पॉजिटिव आएगा, हेयर पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कॉम पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अब किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा ये याद रखना होगा हमको, ठीक है। हालांकि डिपेंड तो करता है इसके पीछे की भी कुछ तो केमिस्ट्री है ही, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हुए हैं, जैसे यहाँ से निकल कर इस पर गए हैं, बालों से निकल कर इलेक्ट्रॉन इस पर गए हैं कंघे पर, तो कंघे से इधर भी तो आ सकते थे। ये डिपेंड करता है एटम्स उस मेटेरियल की प्रॉपर्टीज पर, ठीक है, उसके एटम्स कैसे हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शब्द आपने केमिस्ट्री में जरूर सुना होगा। तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो जल्दी लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींच के पकड़ के रखेगा। तो रीज़न ये होता है, ठीक है। बाकी हमें इस तरह की केमिस्ट्री में नहीं घुसना है, हमें तो क्या मतलब है, हाँ फ्रिक्शन है, मेथड है जिसकी वजह से हमारे पास जो है चार्ज किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को घिस के। तो एक मेथड है किसी को चार्ज करने का, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। तो क्लियर बात है आपको। फिर अगला जो मेथड है वो बहुत ही अलग मेथड है, ठीक है। ये मेथड है हमारे पास इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन। तो इंडक्शन थोड़ा अलग टाइप का मेथड है। अब इसको ध्यान से समझे, पहली बार आपने सुना होगा ये ना, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है, हमने सपोज करो हमने एक न्यूट्रल बॉडी यहां पर ले ली और उसके पास हमने क्या किया, एक चार्ज्ड बॉडी को लाए, ठीक है। उसके पास हमने एक चार्ज्ड बॉडी को ले गए, इस पर मान लो सपोज करो चार्ज बॉडी पर प्लस चार्ज था, जरूरी नहीं है प्लस हो, माइनस भी ले सकते हैं। चार्ज बॉडी है, पहले से कुछ चार्ज हमने यहाँ पर किया हुआ है। न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, न्यूट्रल इनिशियली, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं न्यूट्रल इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली जब हम इस पर न्यूट्रल बॉडी को ले गए, ठीक है, ये वाली जो बॉडी है न्यूट्रल थी, हमने इसके पास इसको लेके गए, ठीक है। जब इसके पास ले गए तो इस न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, चार्ज डेवलप हुआ, और ये हमारे पास जो है कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर क्यों होना चाहिए, अब ये रीजन मैं आपको बताता हूं। ये चार्ज बॉडी इसके पास ले आए, ठीक है, इसके पास है, ठीक है, पहले दूर थी और इसके पास लाए, न्यूट्रल थी, इसके पास लाए तो क्या हुआ, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाते हैं, इधर 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 इधर,
ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ रहे हो बात, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इधर पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं, डिफिशियंसी हो गई इधर, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो इस तरीके से चीजें हुई। कैसे हुई? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, कंडक्टर था, भाई कंडक्टर था तो क्या थे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और पूरे यहां पर अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब हमने क्या किया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ले गया तो उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया इस पॉजिटिव चार्ज ने। हमें कहा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे कूद के सरफेस से बाहर तो नहीं आ सकते, पर सरफेस तक तो आ ही सकते हैं। तो ऐसे सरफेस पे आ गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरफ जो डिफिशियंसी क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाने की वजह से, तो उधर पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये काम हमने कर दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इंडक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं इंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन, इंडक्शन क्या कह रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स on the surface, ठीक है, and charge induces on surface, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंडक्शन कह रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही हम इंडक्शन कह रहे हैं। अब हमने क्या किया कि इसको जो है इधर अर्थ कर दिया, हमने इसको अर्थ कर दिया। इधर अर्थ करने से क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर धरती में समा गया, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ से फ्लो कर गया। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि धरती में तो बहुत सारा चार्ज है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आए और इन पॉजिटिव चार्ज को भी उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसा करने से हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है। तो थोड़ी देर के बाद टच नहीं कराया हमने, टच नहीं कराया, ये दूर है ना, दूर है, ये थोड़ा पास ही बनाया है हालांकि, पर दूर हमने यहाँ पर रखा हुआ, टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा पास है पर टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो गया, सब जगह नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हमने क्या किया कि ऐसा करके इसको अर्थ करा के उसको हटा लिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया, उस अर्थिंग को भी हटा दिया। ऐसा पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाने के बाद उस अर्थिंग को भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। इसको भी हटा देने के बाद फाइनली हमने ऐसा पाया कि जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पर रह गया, ठीक है। इस पर जो है नेगेटिव चार्ज रह गया। फाइनली हम कैसा कह सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज इस तरह ही रह गया। सारा का सारा कहाँ रह गया, सरफेस पर एक चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पहले ये न्यूट्रल थी, कोई चार्ज इसमें नहीं था, अंदर थे, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे। अब टोटल चार्ज जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये चार्ज हो गई, चार्ज विद अपोजिट ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू किसको कह रहे हैं हम, इसको क्यू कह रहे हैं, समझ रहे हो बात। तो इस क्यू चार्ज का अपोजिट चार्ज है ये, हमारे पास चार्ज हो जाती है, ठीक है, अपोजिट ऑफ क्यू। मतलब अगर क्यू हमारे पास पॉजिटिव था तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर इस पर नेगेटिव लोगे तो इस पर क्या आएगा, यहाँ पर फाइनली हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमें तो चार्ज करने से मतलब है, हमने एक बॉडी को चार्ज कर दिया है अपोजिट ऑफ क्यू। अपोजिट ऑफ क्यू का मतलब समझ रहे हो, हेलो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये बात आपको समझ में आ रही है। इसको थोड़ा यार क्लियर शब्दों में लिखें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना करे। चार्ज अपोजिट
नेचर, है ना, नेचर लिख देता हूँ, नेचर ऑफ क्यू, ठीक है। तो क्यू का जो नेचर है उसके अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इंडक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब एक थर्ड प्रोसेस हमारे पास और है, वो हमारे पास है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन तो आप समझते ही हैं, ठीक है, कंडक्शन तो आप समझते हैं। इंडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पर, नो कांटेक्ट, समझ रहे हो बात, नो कांटेक्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अपने आप ये हो गया है, इंड्यूस हो गया है, इसको इंड्यूस कहते हैं ना, नो कांटेक्ट, ठीक है। और ये जो चार्ज यहाँ पर आया है इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास होता है इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज। और ये हमने क्या किया है यहाँ पर, अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग। हो सकता है आपने को इतने सारे शब्द याद ना रहे, इसलिए मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ। इसको हमने अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज भी किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल यहाँ पर नेगेटिव में, हमने इसको हटा लिया, टोटल चार्ज क्या रह गया, नेगेटिव रह गया, अर्थिंग भी हमने हटा ली, ठीक है। क्लियर बात। चलिए अब कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन में हमने क्या किया कि हमारे पास ये हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इनिशियल, ठीक है। शुरुआत में हमने यहां पर ये न्यूट्रल लिया था, थोड़ा सा, ठीक। अब हमने क्या किया, इसके पास वही चार्ज्ड बॉडी लाए, ठीक है, चार्ज बॉडी लाए, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया या फिर टच करा दिया, ठीक है। ये हमारे पास कंडक्टर ही है, इसको टच करा दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कांटेक्ट में करा दिया, समझ रहे हो बात, कांटेक्ट में ऐसे बनाओ, साफ साफ दिखा रहा हूं आपको, ऐसे टच करा दिया, टच करा दिया तो ऑब्वियस सी बात है इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। तो इस पर अगर क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, तो क्यू लिखने के बजाय यार हम क्या कहें, क्यू तो अमाउंट दिखा रहा है ना, इसको यार कंफ्यूज कर रहा है क्यू, ठीक है। हम ऐसा कहें इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। तो इस पर कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। चार्ज अपोजिट नेचर, यार कैसे लिखें हम इसको ना, चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, यानी कि कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अपोजिट नेचर का चार्ज इस पर आएगा, ठीक है। दो बार तो हमने कर लिया कनेक्शन, यहाँ पर भी हम ऐसे ही कहते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सिमिलरिटी रहे चीज़ों में, हम रिलेट कर पाएँ चीज़ों को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम कि इस पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इस पर कनेक्ट कराया आपने, इसको टच करा दिया, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन कॉन्टेक्ट, आपको ध्यान रखना है, इन कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं, कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट में लाए तो इसके पास जो चार्ज था उसका कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इस पर भी क्या आ जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉन्टेक्ट करा के हटा लिया, ये तो सीधा हिसाब है। इस तरह से टच करके आप यहाँ पर हटा लो तो इसके पास फाइनली कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सेम नेचर ऑफ चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर आया है, यहाँ पर चार्ज ऑफ सेम नेचर हमारे पास आया है, सेम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है बात। तो पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लाकर टच कराया था तो नेगेटिव ही होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमने सपोज करो इस तरह से दो बॉडीज ले ली हमने, एक तो हमारे पास अनचार्ज थी या न्यूट्रल थी आप कह सकते हैं, तो उसको हमने ऐसे किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है तो कुछ चार्ज हमें बताएं कि इधर फ्लो हो जाएगा, इधर फ्लो हो जाएगा, तो ये भी कैसे हो जाएगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज आपके पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास और लिख के कर रहा हूँ कि ऐसे तरीके हैं। कंडक्शन में कुछ ऐसा होगा, हमें
टच कराने होंगे या फिर कनेक्ट करने होंगे कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। तो इसको कंडक्शन कहेंगे। बिना टच कराए दूर से ऐसे इंड्यूस कर पा रहे हैं, ध्यान रहे क्या होना चाहिए, हमारे पास कंडक्टर होना चाहिए। दूर से इंड्यूस करा पा रहे हैं, पॉजिटिव को हम धरती पर भेज दे रहे हैं और टोटल नेगेटिव चार्ज हम इस पर फाइनल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इंडक्शन कहेंगे। और ये मेथड हमारे पास फ्रिक्शन है, इससे हम घिस के ला सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, ठीक है, और भी तरीके हैं, पर उनके बारे में आप बस जान लो कि और क्या तरीके हैं हमारे पास। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ये नोट करें पहले। ये हटा देता हूं, है ना। तीन, चार, ठीक है। और हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मान लो कि हमारे पास ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट, इस पर हम लाइट गिराते हैं, ठीक है, लाइट गिराते हैं, ठीक, इस तरीके से लाइट रेज गिराते हैं। तो लाइट रे हम यहां पर गिराते हैं, ठीक है, रेडिएशन हम यहां पर गिराते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, रेडिएशन, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं ड्यू टू दिस एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरफेस है, ये जो मेटल है, ये चार्ज होती है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं कि फोटोन गिराने से, एनर्जी गिराने से, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी गिराने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पर ये इसको चार्ज, ये बॉडी जो है चार्ज होगी। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है, ठीक है। और भी तरीके हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है, एक सेकेंड, और भी तरीके हैं, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम हीट करते हैं, ठीक है, हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। हीट करने से भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हीट दे देंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे, तो हीटिंग की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो उससे भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है हल्का फुल्का चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी तरीके हो सकते हैं, ये कुछ छोटे मोटे तरीके हैं। हालांकि मेन तरीके जो हमारे पास हैं वो कुछ इस तरीके से, जिनके बारे में हमें चैप्टर में लगातार पढ़ते रहना है। इंडक्शन और कंडक्शन के बारे में तो पढ़ते ही रहना है, ठीक है। तो ये बाकी जो तरीके से, जो पहला वाला है और चौथा पाँचवा वाला है, ये छोटे मोटे तरीके हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो थर्मियोनिक एमिशन इसको हम कहते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, तब भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है फोर्स लगाकर कंडक्टर से, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस अब जो हमने पढ़े हैं उस पर हमसे हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करने वाले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ने लिया है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ दिस दिस और दिस अमाउंट। 3 क्वेश्चन है, क्या इनके पास ये चार्ज जो है पॉसिबल हो सकता है क्या। हमने कहा कि जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन का जो रूल है चार्ज का, वो कहता है कि जो चार्ज हमारे पास पॉसिबल है वो हमारे पास n टाइम्स e पॉसिबल है। ये चार्ज हमारे पास पॉसिबल है, मतलब n जो है यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या n इंटीजर आता है क्या। तो पहला पार्ट जो है हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो चार्ज है 0.32 इंटू 10⁻18 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। हम मान लेते हैं n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हमारे पास होता है, ठीक है, हमने कर दिया। तो 0.32 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कर दिया। तो n की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं,
ठीक है, इंटीजर आई तो हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कितना आ रहा है देखते हैं हम। तो ये होगा 3.2 डिवाइड बाय 1.6 कर देते हैं हम इसको। टू आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 2 आ रहा है। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो ये चार्ज तो हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो इतना चार्ज आ गया होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1.6 16 32 32 हमारा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम आता, तो उसको 0.38 इंटू 10⁻18 कूलम हमने लिख दिया, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बी पार्ट हम सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, यानी कि ये चार्ज जो है ये तो पॉसिबल है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है, ठीक है। आधा और आ जाता, ठीक है, यानी फिर या फिर ये नंबर आ जाता 2.3 2.4, तो ये पॉसिबल हमारे पास नहीं था, ठीक। ये देखते हैं हम, इसमें भी हम n की वैल्यू निकालेंगे 0.64 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप 0.64 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 16 इंटू 10⁻20, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। 19 तो है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। तो हमारे पास आ रहा है 0.64 डिवाइड बाय 16, ये आ रहा है। अब 0.64 डिवाइड बाय 16 तो बहुत फ्रिक्शन में नंबर आ गया, ठीक है, ये फ्रिक्शन में नंबर आ गया, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि दिस इज नॉट इंटीजर, दिस n इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो n इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, 4.8 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻90। तो ये n की वैल्यू है, n इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 3 16 48, ठीक है, 3 16 48 हो जाता है। तो 3 इंटू 10⁻1 हमारे पास नहीं, -2 हमारे पास आ गया, ठीक है, 21 है ना, तो 10⁻2 आ गया। तो हमारे पास ये आ रहा है 0.03, ठीक है, 0.03। तो हम देख रहे हैं n यहाँ पर भी क्या है, इंटीजर नहीं है, n इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे ये भी हमारे पास क्या है, चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक चार्ज हमारे पास पॉसिबल है। तो हम पता कर सकते हैं कि क्या चार्ज हमारे पास हो सकता है, कौन सा पॉसिबल चार्ज हमारे पास हो सकता है, ठीक है। चलिए नोट करें, तो बेसिक बात थी जो चार्ज की हमें करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमने क्या किया है, एक न्यूट्रल स्फीयर से इतने इलेक्ट्रॉन जो है हमने उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है। इफ 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन कैलकुलेट चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो हमने सपोज करो ये स्फीयर ले लिया, ठीक है, पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ा हुआ है कि चार्ज हम निकाल लेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कितना चार्ज उस पर पॉजिटिव में नेगेटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव में निकालेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। देखते हैं कि हमने यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ठीक है, हमने कहा कि 10% इलेक्ट्रॉन्स निकाल ली, 10% इलेक्ट्रॉन्स निकाल ली। टोटल कितने थे हमारे पास, इसके पास 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 इंटू 20, चलो ठीक है रहने दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं अभी तो, n, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। इसका 10% निकालते हैं सबसे पहले। तो इसका 10% हमारे पास कितना हो गया, ठीक है, ये 10% कितना आ गया, स्मॉल n लिख रहा हूँ, स्मॉल नहीं कुछ और लिखते हैं, n डैश लिख देता हूँ, ठीक है, n डैश, कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर लिए वो निकालने वाले हैं 10%। तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू हमारे पास हो गया 5 इंटू 10⁻21, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। कितना हमारे पास आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 10⁻20, तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 10⁻20, ठीक है, ये 10% इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। तो 10% इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए,
10% भी इतना होगा क्या? ठीक है, अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है कि इतना चार्ज रिमूव कर लिया हमने, तो रिमूव कर लिया तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, समझ रहे हो बात? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी मतलब इस पर क्या चार्ज आएगा? इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाले? n। ठीक है, स्मॉल n ही कह देते ज्यादा सही रहता है ना, स्मॉल n। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? समझ रहे हो बात? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो इतना पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो हमने कहा प्लस Q इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है, इस तरफ आप लगा सकते हो, प्लस n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5 × 10⁻20 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻90। ठीक है, तो पॉजिटिव लेना है हमको, समझ रहे हो बात? अमाउंट लेना है चार्ज का, इतना होता है, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसका चार्ज कर दिया है 8 × 10⁻1 ही आ गया है। ठीक है, तो 80 कूलाम हमारे पास आ गया, तो 80 कूलाम चार्ज इस पर हो गया है। क्लियर है क्या बात आपको? तो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए, तो आप गिन ले कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। पहले तो 10% निकाले, तो 10% उसका निकाल लिया टोटल का 10% ही आया, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना है, तो टोटल चार्ज इतना हो जाता है, और टोटल चार्ज इतना है तो इतना चार्ज कम हो चुका है, मतलब हम कहेंगे इतना पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का हो चुका है। ठीक है, नोट करें जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलम। एन का मतलब क्या है? स्मॉल एन का क्या मतलब है? नैनो कूलम। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंडक्टर हमारे पास है, उससे हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें कि इस पर जो चार्ज है वो हमारे पास हो जाए प्लस 3.5 नैनो कूलम के बराबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, ऑब्वियसली बात है, तभी डिफिशियंसी आएगी, और डिफिशियंसी आएगी तभी पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हमने कहा Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। और Q चार्ज हमें कितना करना है? निकाल के 3.5 × 10⁻9 कूलम करना है। ठीक है भाई, नैनो कूलम का मतलब तो यही हुआ, तो 3.5 × 10⁻9 कूलम चार्ज हमें करना है, और 1.6 × 10⁻19 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे 3.5 × 10⁻9 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19। ठीक है, सीधा हिसाब है। ठीक है, सीधा हिसाब है, तो ये हमारे पास आ गया कितना? 35 डिवाइड बाई 16, ठीक है, इंटू 10⁻10। ठीक है, 10⁻10 32 हो गया, और फिर हमारे पास 3 बच गया। पॉइंट हमारे पास आ गया, और 16, तो 14 बची हमारे पास, 1 0 चल गया। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, फिर इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी क्या? छुट्टी है मतलब? हाँ, तो हम कर रहे थे कैलकुलेशन हमारे पास हो गई थी। हाँ, ये कितना 140 आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो 2.18 यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, तो यही होगा ना? हाँ ठीक है, इंटू 10⁻8 आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। 10⁻8 हमारे पास आ गया, तो हम देख रहे हैं कि ये जो भी आएगा इंटीजर ही हमारे पास आएगा। 10⁻8 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, और इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीजर नंबर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात? तो हमें पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग हमें निकालने होंगे। ठीक है, 2-4 ऊपर नीचे भी होगी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इतने सारे नंबर में। ठीक, तो नोट करें फटाफट से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग हमें इतने निकालने होंगे इतना चार्ज लाने के लिए। ठीक है,
कैलकुलेशन तो खुद से कर लिया करो, ठीक है, उसके लिए भी मेरा इंतज़ार करते हो तो वो तो फिर बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही ज़्यादा आलस है, मक्कारी है, ठीक है। चलिए नोट करें और फिर आगे बढ़े, कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम फॉल पर सेकेंड ऑन अ न्यूट्रल स्फेयर। एक न्यूट्रल स्फेयर है जिसमें पर सेकेंड इतने अल्फा पार्टिकल्स गिरते हैं। तो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल्स आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फेयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो एक न्यूट्रल कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, न्यूट्रल स्फेयर है हमारे पास, ऐसा कहा हुआ है, ठीक है। इस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लगातार गिर रहे हैं कुछ इस तरीके से, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल, क्या बोल दिया, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल्स गिर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स तो नया शब्द आ गया हमारे पास। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है समझ लें। हमारे पास हीलियम जो न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल्स को कहते हैं, ठीक है। तो 2-4 ऐसा कहते हैं। तो हमारे पास ऐसा कह सकते हैं, इसके पास जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है हमारे पास इसका होता है +2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना चार्ज इसके पास होता है, तो इतना चार्ज इसके पास लगातार गिर रहा है, +2 ई चार्ज गिरता है। और किस हिसाब से गिर रहा है, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड आपके पास गिर रहे हैं, समझ रहे हो बात। तो कितने समय में आपके पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। इस पर इसके पास कितना चार्ज लाना है, +2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो हम ऐसा कह सकते हैं +2 माइक्रोकूलम चार्ज लाने के लिए अगर अल्फा पार्टिकल्स की टर्म में आप देखें तो मान लो सपोज करो आपने n अल्फा पार्टिकल ले लिए और एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2e के बराबर, ठीक है भाई। उस पर जो चार्ज देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल पर, वो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की टर्म में देख लिया कि उसके पास 2e के बराबर चार्ज है और 1 सेकेंड में इतना चार्ज यहाँ पर होता है। हम मान लेते हैं कि t टाइम में इतना चार्ज होगा, ठीक है, या फिर आप कहते हैं कि t टाइम में आपके पास इतने अल्फा पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा देख लें कि n टाइम्स अल्फा पार्टिकल आपके पास लिखने हैं और t टाइम में आपको टोटल चार्ज निकालना है, टोटल अल्फा पार्टिकल निकालने तो इतने हो गए और एक अल्फा पार्टिकल पर इतना चार्ज हो गया। तो कुल मिलाकर t टाइम में आपके पास इतने इतना चार्ज आ जाएगा अल्फा पार्टिकल की वजह से। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, कंफ्यूज हो गए होंगे, बातें थोड़ी ऊपर नीचे मैंने बोली सॉरी। अल्फा पार्टिकल्स लगातार गिर रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, +2e चार्ज है, +2e चार्ज है। तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हमने चार्ज देख लिया। तो पर सेकंड इतना गिर रहे हैं, पर सेकंड इतना अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं। मान लेते हैं t टाइम में कितना अल्फा पार्टिकल गिरेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमने निकाल ली, n अल्फा, इसको अगर आप n अल्फा कह रहे हैं तो n अल्फा इंटू t, तो हमारे पास हो गया टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन t टाइम, ठीक है। t टाइम में इतने अल्फा पार्टिकल हो गए तो एक अल्फा पार्टिकल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा और टोटल चार्ज किसके बराबर होना चाहिए, 2 माइक्रोकूलम के बराबर। तो ये t समय हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो t समय हमारे पास आएगा t = 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है, डिवा बाय n अल्फा हमारे पास हो गया 10⁻12 इंटू 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास होगी चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻�9, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास ये देखते हैं कितना आ गया, फिर से हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 1/1.6 और हम ऐसा कहें कि ये ऊपर जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, तो 10⁻18 हो जाएगा और 10⁻18, ठीक है, 10⁻18 हो जाएगा और 10⁻19 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 10, ठीक है। तो 10/1.6 हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 100/16 हो गया, या फिर कह सकते हैं 50/8 हो गया, या फिर कह सकते हैं 25/4 हो गया, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो 25/4 सेकेंड आपको इसमें लगेंगे। तो इतना टाइम लगने वाला है इसको 2 माइक्रोकूलम तक चार्ज होने में, जब अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से गिर रहे हैं, ठीक है। नोट करें फटाफट जल्दी से। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, कूलॉम्स लॉ, जहाँ से हमारा मतलब मेन पिक्चर जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चैप्टर हमारा कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है, उसकी शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतना पढ़ कर आएँ। ठीक है, चार्ज के बारे में जो पूरी जानकारी थी हमने ली, चार्ज कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।